प्रिय विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के अध्ययन के अंतर्गत अंत में हम ये देखेंगे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी क्या आलोचना की गई है। यद्यपि कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर सिद्धांत पर काफ़ी सुधार एवं उससे श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, परंतु फिर भी यह आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। प्रोफेसर ACL डे के अनुसार यद्यपि परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण फिशर दृष्टिकोण पर बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु यह अपने आप में एक पर्याप्त मौद्रिक सिद्धांत नहीं है। क्या कमज़ोरी है इसकी ऐसी? इसकी कमज़ोरी उन्होंने ये बताई है कि यह आर्थिक व्यवस्थाओं की जटिलता पर पर्याप्त विचार करने के लिए अत्यंत सरल है। अर्थात आर्थिक जगत, यदि हम देखें वास्तविक आर्थिक जगत और आर्थिक व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जटिलता पाई जाती है, जैसे प्रावैगिक पाई जाती हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं लगातार। इस पर यह अपनी सरलता के कारण पर्याप्त विचार नहीं कर पा रहा है। अब हम विस्तार से देखेंगे कि कैम्ब्रिज सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहला बिंदु है अवास्तविक मान्यताएं या अनरियलिस्टिक असम्पशंस। इस सिद्धांत में कुछ तत्वों जैसे K और R को स्थिर माना गया है। K जैसा आप जानते हैं नकद कोषों का अनुपात है, R वास्तविक आय है, इन दोनों को इसमें स्थिर माना गया है। परंतु वास्तविक जीवन में K हो या O हो, आउटपुट या उत्पत्ति, या R वास्तविक आय कोई भी ली जाए, जैसे मार्शल ने O लिया या पिगू और रॉबर्टसन ने R लिया, ये सभी स्थिर नहीं रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरी आलोचना है वास्तविक आय को मापना कठिन या डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ रियल इनकम। अब इनकम दो प्रकार की होती है, एक होती है मौद्रिक आय और दूसरी होती है वास्तविक आय। मौद्रिक आय मुद्रा के रूप में मापी जाती है, जिसे आसानी से माप सकते हैं, परंतु रियल इनकम या वास्तविक आय जो होती है वो वस्तुओं की मात्रा के रूप में मापी जाती है, न कि रुपये या मुद्रा की किसी इकाई के रूप में, और इसलिए उसको मापना कठिन होता है। जिस तरह से फिशर के समीकरण में T था, सौदों की मात्रा थी, वो भी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में थी, उसे मापना कठिन था। उसी प्रकार कैम्ब्रिज समीकरण में R मौद्रिक आय नहीं है, रुपए के रूप में नहीं मापी जाती, बल्कि वास्तविक आय है जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रूप में मापी जाती है। इसको मापना कठिन है क्योंकि वस्तुओं की विभिन्नता तथा उनके भिन्न भिन्न माप होने के कारण उनका योग कर उन्हें एक इकाई समूह में नहीं रखा जा सकता। जैसे रुपये या डॉलर, ये मुद्रा की एक इकाई है जिसमें हम मौद्रिक आय को रख सकते हैं, और यदि हम वास्तविक आय मापेंगे तो हर एक वस्तु की अलग इकाई है। जैसे तेल लीटर में मापा जाएगा, तेल का उत्पादन लीटर में मापा जाएगा, कोयला मीट्रिक टन में मापा जाएगा, कपड़ा मीटर में मापा जाएगा। तो इस प्रकार से हर वस्तु की इकाई अलग अलग है और माप करना असंभव प्रतीत होता है। तीसरा बिंदु है साख जमाओं की उपेक्षा। यह सिद्धांत साख जमाओं पर ध्यान नहीं देता है। इट इग्नोर्स क्रेडिट डिपॉजिट्स। बैंक जमाएं जो होती हैं, बैंक के अंदर जो जमाएं हैं उनको हम बैंक जमाएं या निक्षेप कहते हैं। इसका निर्माण दो प्रकार से होता है। प्रथम, वो जमाएं जिनमें जनता अपनी बचतों को बैंक में जमा करवा कर रखती है, और दूसरी
वो जमाएं जो बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने पर उत्पन्न होती हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किस प्रकार बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं या साख का निर्माण करते हैं। बैंक ऋण देते हैं और ऋण देने के बाद जितने मात्रा में ऋण दिया जाता है उसका अकाउंट खोल देते हैं, उस व्यक्ति का, ऋण लेने वाले व्यक्ति का, और इस तरह से ऋण भी ऋणी के, ऋण लेने वाले के खाते में जमा किया जाता है। तो इस प्रकार से एक क्रेडिट अकाउंट भी हो जाता है। अब ये दूसरी प्रकार की जो जमाएं हैं उनकी उपेक्षा कर दी गई है और यह उपयुक्त नहीं है। चौथा बिंदु है निक्षेप या जमाओं की श्रेणी में विभिन्नता, डिफरेंस इन कैटेगरीज ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स कई प्रकार के हो सकते हैं और प्रोफेसर केन्स ने इस बात पे ध्यान दिलाया है कि इसमें बचत जमाओं, जो बचत के रूप में लोग जमा करते हैं, उनकी विभिन्न श्रेणियां होती हैं और प्रकृति होती है। इस पर यह सिद्धांत बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जैसे एक होते हैं अल्प बचत, एक होते हैं चालू खाते, सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अलग अलग होते हैं। तो इनकी श्रेणियां भी अलग अलग होती है, जिस पर यह सिद्धांत बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अगला है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की अवहेलना। इट इग्नोर्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा की मांग की पूर्ण व्याख्या नहीं करी गई है। इसमें दो कारणों से मुद्रा की मांग बताई गई है, एक तो लेन देन और दूसरा सावधानी, ट्रांजैक्शंस और प्रिकॉशनरी मोटिव्स। इन दोनों के लिए, इन उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार। परंतु जो तरलता पसंदगी है उसे सट्टा उद्देश्य के लिए भी मांग की जाती है। जैसे आगे हम केन्स का मुद्रा की मांग का दृष्टिकोण जब पढ़ेंगे तो देखेंगे सट्टा उद्देश्य क्या होता है, विस्तार से इसको समझेंगे। अभी आपके लिए जान लेना काफ़ी है कि सट्टा उद्देश्य के अंदर लोग भविष्य के बाजार की स्थितियों का वर्तमान में अनुमान लगाकर जो आय कमाने का तरीका अपनाते हैं वो कहलाता है सट्टा उद्देश्य, और उसके लिए भी नकदी अपने पास कोष में रखते हैं, नकद शेष के रूप में मुद्रा की मांग करते हैं। और यह कीमत को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है, इसलिए इसको नहीं नेग्लेक्ट किया जा सकता है। छठा बिंदु है मांग पक्ष पर अधिक बल। जैसा हमने देखा था कैम्ब्रिज सिद्धांत मांग पक्ष या डिमांड साइड पर अधिक एम्फेसिस देता है। यह सिद्धांत मुद्रा की मांग पर ध्यान देकर मूल्यों में परिवर्तन का तो विश्लेषण करता है, परंतु मुद्रा की पूर्ति तथा उत्पादन के परिवर्तनों के कीमत स्तर पर होने वाले प्रभावों को भुला देता है। न केवल नकद कोषों की मांग से मूल्य स्तर प्रभावित होते हैं, परंतु मुद्रा की मात्रा या पूर्ति तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन भी मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। अगला है वास्तविक तत्वों के प्रभावों की अवहेलना। इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल फैक्टर्स। अब ये रियल फैक्टर्स क्या होते हैं? बचत, निवेश, आय, ये सब है रियल फैक्टर्स या वास्तविक तत्व, जिनका प्रभाव यह सिद्धांत इग्नोर कर देता है, उस पर यह ध्यान नहीं देता है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही होता है, परंतु मुद्रा के मूल्य को कई अन्य वास्तविक तत्व जैसे बचत, निवेश, आय आदि भी प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत में वास्तविक तथ्यों की अवहेलना की गई है। अगला बिंदु जिसमें इसकी आलोचना की जाती है कि यह एक अपूर्ण सिद्धांत है या इनकम्प्लीट थ्योरी है।
कैम्ब्रिज सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत नकद कोषों को प्रभावित करने वाले एक तत्व अर्थात वर्तमान आय, जिसे हम आर से दिखा रहे हैं, उसको महत्व देता है, परंतु नकद कोष कई अन्य तत्वों जैसे कीमत स्तर, मौद्रिक आदतें, व्यावसायिक ढांचा आदि पर भी निर्भर करता है। इस सिद्धांत में इन तत्वों की भी अवहेलना की गई है। एक और बिंदु महत्वपूर्ण है जो इसकी आलोचना का कारण बना है, वो है ब्याज के दर की अवहेलना। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैम्ब्रिज सिद्धांत की यह मान्यता गलत है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध है, मतलब कोई बीच में नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आपस में संबंध है, जबकि वास्तव में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण पहले ब्याज दर में परिवर्तन होता है, उसके थ्रू ही आगे के परिवर्तन होते हैं। सीधा सीधा मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होने से कीमत स्तर परिवर्तित नहीं हो जाता है। ब्याज की दर परिवर्तित होती है पहले, और फिर ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन का निवेश पे प्रभाव पड़ता है। निवेश में होने वाली परिवर्तनों का उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है तथा उत्पादन लागत, इसका प्रभाव पड़ता है कीमत के ऊपर। लागत बढ़ जाती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सीधा सीधा संबंध नहीं है, बल्कि ब्याज की दर से संबंध है, और ब्याज की दर का कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया है। अगला है कि यह सिद्धांत एक स्थैतिक सिद्धांत है या स्टैटिक थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग की लोच इकाई होती है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता है। मुद्रा की इकाई मांग लोच स्थैतिक अवस्था में तो संभव है, परंतु प्रावेगिक अवस्था, परिवर्तनशील अवस्था के अंदर यह संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण मुद्रा की मांग की लोच इकाई नहीं रह पाती है। इस प्रकार यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था में गतिशील कीमत आचरण या डायनामिक प्राइस बिहेवियर का पर्याप्त मौद्रिक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने से गतिशील समाज की विस्तृत जटिलताओं को समझने में अनुपयुक्त है। ACL डे ने भी इसी बात को जोर दिया था, जिनका कोटेशन हमने प्रारंभ में देखा था। अगला है, अंतिम बिंदु के रूप में हम इसे ले सकते हैं, कीमत सिद्धांत तथा मुद्रा सिद्धांत में समन्वय का अभाव, lack of coordination between theory of price and theory of money। प्रोफेसर पैटिनकिन के अनुसार कैम्ब्रिज सिद्धांत के द्वारा कीमत सिद्धांत या सापेक्ष कीमतों तथा मुद्रा सिद्धांत या सामान्य कीमत स्तर के बीच समन्वय स्थापित नहीं किया गया है। कैम्ब्रिज समीकरण में मूल्य सिद्धांत तथा मुद्रा सिद्धांत को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जबकि वास्तव में इन दोनों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। यह निर्भरता वास्तविक शेष प्रभाव, रियल बैलेंस इफेक्ट पर निर्भर करती है। अब ये वास्तविक शेष प्रभाव से क्या तात्पर्य है? वास्तविक शेष प्रभाव से अभिप्राय है कि कीमत स्तर में परिवर्तन होने के कारण लोगों की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है, अर्थात लोग कीमत बढ़ने पर कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं तथा कीमत घटने पर अधिक मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। उनकी क्रय शक्ति या वास्तविक आय परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रभाव
वस्तु की मांग तथा पूर्ति पर पड़ता है। आय में परिवर्तन जो होता है क्रय शक्ति के रूप में, वास्तविक आय में उसका प्रभाव भी मांग व पूर्ति पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप सापेक्ष कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक शेष कोष द्वारा कीमत सिद्धांत तथा मुद्रा सिद्धांत में समन्वय स्थापित किया जाता है, परंतु कैम्ब्रिज सिद्धांत में इस समन्वय की अवहेलना की गई है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नकद कोष समीकरण के उपरोक्त दोष होते हुए भी यह सिद्धांत कीमत स्तर के निर्धारण की फिशर के समीकरण से अधिक विस्तृत तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान करता है। धन्यवाद।